नमस्कार दोस्तों। जीवन पथिक के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, पिछले कुछ एपिसोड से हमने एक बहुत ही रोचक विषय लिया है। अगर इसके पहले वाला एपिसोड जो अभी आपने इंटरव्यू पे देखा, उसके पहले के दो एपिसोड्स देखे हों, जिसमें हमने बात की थी स्त्री पुरुष के संबंधों के बारे में कि ये संबंध कैसे शाश्वत रह सकते हैं, कैसे अच्छे चल सकते हैं। और इस विषय में हमारे विद्वान डॉक्टर गौतम चटर्जी ने आपको बताया था, कई उदाहरण देकर, महादेव और पार्वती एक माना जाता है जिनको, कि ये अर्धनारीश्वर हैं। तो वो अगर एक हैं तो हमारे संबंध भी एक क्यों नहीं रह सकते हैं। तो हमारे संबंध शाश्वत हो सकते हैं, हमेशा चल सकते हैं। और इसके बाद वाला एपिसोड जो हमने शुरू किया वो इंटरव्यू पे था। उस संबंध में भी हमारे विद्वान ने बहुत अच्छा बताया कि इंटरव्यू लेते समय सबसे पहले जो इंटरव्यू ले रहा है उसको क्या करना चाहिए कि जिनका इंटरव्यू ले रहा है उनके साथ ऐसा संबंध स्थापित करे कि उन्हें ऐसा लगे कि वे एक हो गए हैं, यानी बिल्कुल फैमिलियर हो जाएं, ऐसा लगे कि वो सारी बातें शेयर कर सकते हैं। तो उस संबंध में उन्होंने कुछ इंटरव्यूज के उदाहरण दिए कि किस तरीके से प्रश्न पूछना चाहिए और कैसे इंटरव्यूज किए जाते हैं। और इसी पिछले एपिसोड में उन्होंने ये भी बताया कि इंटरव्यू कई तरीके के हो सकते हैं, और साहित्य से संबंधित, फिल्मों से संबंधित, अखबारों के लिए, दूरदर्शन के लिए, आकाशवाणी के लिए, मतलब सभी इंटरव्यू के। और वो उन्होंने कला के सभी विधाओं के पारंगत लोगों से इंटरव्यू किया है, इसीलिए वो अनुभवी हैं और जानते भी हैं। जब पिछला अंक हमने किया और उसके पहले वाला अंक किया, तो एक बात जो मेरे दिमाग में आई कि जब हम इंटरव्यू करते हैं तब भी दो लोग होते हैं, और जब हम संबंधों की बात करते हैं तो भी वहां दो लोग होते हैं, चाहे वो स्त्री पुरुष हो या मित्र हो दो, या इंटरव्यू करते समय भी दो लोग होते हैं। तो क्या इनमें कुछ ऐसी समानता है? तो सबसे पहले हम अपने विद्वान का परिचय आपसे करा दें, जो हमसे जुड़ते हैं वाराणसी से। तो आइए अपने विद्वान का स्वागत करें। डॉक्टर गौतम चटर्जी, आपका इस अंक में स्वागत है। अभिनंदन मेनका जी। आपका भी स्वागत है। थैंक यू। गौतम जी, आपने इंटरव्यू के संबंध में तो बहुत अच्छी बात की ही थी पिछले अंक में। उस समय इंटरव्यू के संबंध में भी मेरे दिमाग में कुछ प्रश्न आए थे, लेकिन एक जिज्ञासा ये भी आई थी कि क्या दोनों में कुछ समानता है। इंटरव्यू वाला जो हम कर रहे हैं, विषय लेकर चर्चा, उसमें और स्त्री पुरुष के संबंधों में क्या कुछ ऐसा संबंध है या कुछ समानता है? दरअसल सारे विषयों को देखने के लिए अगर हम लोग एक पहले ही प्रकाश ले लें, यानी एक दृष्टि, तो चीजें आसान होती चली जाए। जैसे जो चिड़िया के दो पंख होते हैं, एक चाहे चील कहें या ईगल कहें, गरुड़, उसके दो डैने होते हैं। तो है तो दो ना, लेकिन उड़ान एक ही होती है। तो जब वो दोनों डैनों से उड़ान भरने की कोशिश करता है तो वहां पर दो का भाव रहता है, लेकिन उसका उद्देश्य यही रहता है कि वो दो से ऊपर उठकर एक में आ जाए, उड़ान एक हो जाए। तब आप आकाश की ओर आप देखती होंगी, जाड़े वगैरह में आपने देखा होगा कि वो वहां पर पंख वगैरह या डैने उससे उड़ता हुआ नहीं रहता है। उसने दोनों पंख फैला दिए हैं, दोनों डैने फैला दिए हैं, और सिर्फ उड़ने के आनंद में, और जहां से मर्जी वो घूम रहा है, मूव कर रहा है, एक आनंद में है। उसको अब उड़ने की जरूरत है, कोशिश की जरूरत है। पहले तो दो ही है उसके पास, और हम वो हमेशा अंत तक है, लेकिन अब उसके सामने सिर्फ उड़ान का आनंद रहे। तो ये जो आनंद है, या इसको हम अभी दृष्टि या प्रकाश ले रहे थे, तो इसको अगर थोड़ी देर के लिए हम सौंदर्य कहें, इसी आनंद को ब्यूटी कहें, ये पहले से ही होती है, उसको बाद में उसका अनुभव होता है। तो हम लोग जब भी व्यावहारिक जगत में देखते हैं तो हमेशा दो होता है।
है ना। और वो अपोजिंग फोर्सेस का पेयर लगता है, जैसे दिन और रात, उजाला और अंधेरा, पुरुष और स्त्री, है ना, शीत और ग्रीष्म, गति और स्थिरता। हमेशा ये जो अपोजिट फोर्सेस हैं ये है, लेकिन इन दोनों में हम एकान्विति लाने की कोशिश करते हैं, यूनिटी लाने की कोशिश करते हैं, एक यूनिसन में देखने की कोशिश करते हैं दोनों। लेकिन अगर हम ये देखें कि इन दोनों के पहले ही एक अंडरलाइन ब्यूटी है, जिस ब्यूटी की अभी हम बात कर रहे थे, जिस उड़ान की बात कर रहे थे, वो अंडरलाइन ब्यूटी की ओर से आप देखेंगे तो आप देखिएगा कि हर चीजों को एक वो ऑलरेडी कर रहा है। इसको हम लोग तब, जब इसको जान रहे होते हैं, तो हम लोग वो दो के भाव को ट्रांसेंड कर जाते हैं, उससे ऊपर उठ जाते हैं। अभी कल या परसों मैंने संगीत के बारे में भी ऐसे ही जने पूछा कि आपकी दृष्टि क्या है, तो मैंने यही कहा कि व्याकरण और उसका अभ्यास, साधना, रियाज, तैयारी, ये संगीत नहीं है। जब इसके आधार पर हम उड़ान भर लेते हैं, सिर्फ उड़ान रह जाती है, वो संगीत। इस वजह से पोट्री भी है। अगर ये उड़ान नहीं है, ये आनंद नहीं है, फिर वो पोट्री नहीं है, फिर प्रोसोडी है। तो ये जो, वो उसको देखने की कोशिश करना, ये दृष्टि अगर हम लोग लेके चले तो हर जगह दिख जाएगा। स्त्री पुरुष संबंधों में भी मैंने कहा था कि दो आंखें एक ही चीज देखती हैं, लेकिन जब दो व्यक्ति होते हैं, वो एक ही चीज, एक ही समय पर, एक ही तल पर और एक ही इंटेंसिटी के साथ जब तक देखते हैं तब तक प्रेम। और अगर वो नहीं रह गया बाद में, यानी पहले भी वे दोनों एक तल पर नहीं थे, प्रेम नहीं था। क्योंकि सबकी शुरुआत मैं से होती है, दो से शुरुआत नहीं होती है। छोटा बच्चा होता है, वो पहले मैं को जानता है, फिर तुम को जानता है, फिर वो वह को जानता है। पहले संज्ञा फिर सर्वनाम। तो जब वो मैं से शुरुआत होता है, जिस बच्चे की शुरुआत होती है, अगर वो मैं तक ही सीमित है, तो वो तुमसे जोड़ना तो चाहता है लेकिन जोड़ नहीं रहा होता है। क्योंकि उसको उस जो जुड़ाव के लिए ये जरूरी है देखना कि अगर हम पुरुष हैं तो मेरा पूरा बायां हिस्सा स्त्री का है, और अगर मैं स्त्री हूं तो मेरा पूरा दाहिना हिस्सा पुरुष है। जो आपने अर्धनारीश्वर कहा, वो उसको ऐसे भी हम लोग भाषा दे सकते। तो अगर हम दोनों मिलकर, माने पुरुष और स्त्री दोनों मिलकर के एक ही चीज नहीं देख रहे, मुझे कुछ और दिख रहा है और आपको कुछ और दिख रहा है, तो वहां पर तो यूनिटी कभी संभव हुई ही नहीं ना। और जब दोनों एक ही चीज देख रहे हैं, एक ही दृश्य को देख रहे हैं और एक ही तल पर देख रहे हैं, एक ही रास्ते पर है और एक ही इंटेंसिटी में है, तो ये प्रेम। यही चीज जब एक इंटरव्यूअर इंटरव्यूई के साथ होता है, तो वो अंत तक दो रह जाते हैं। एक प्रश्न करता है, एक उत्तरदाता, एक जो प्रश्न कर रहा है, एक जो उत्तर देता है। अगर वो पहले ही ये दृष्टि लेके चले कि दरअसल दो है ही नहीं, तो वो उसको अर्जित कर लेगा शुरू में, या तो फिर बातचीत के अंत तक वहां तक पहुंचे जहां पर दोनों एक हो चुके हो। यही हो सकता है। क्यों नहीं दोनों एक हो पाते हैं? भले ही बाहर अपीयरेंस में लगता है कि दोनों एक होने की कोशिश कर रहे हैं, या प्रश्न करता है ऐसी कोशिश कर रहा है, वो इसी नहीं होता क्योंकि उसको पहले ही लगता है कि वो तो दूसरे एक सब्जेक्ट के है। या तो उसके पास एग्रीकल्चर का सब्जेक्ट है, या उसके पास साइंस का सब्जेक्ट है। तो मैं एक साइंटिस्ट से इंटरव्यू करने गया हूँ और तैयारी के साथ गया हूँ। तो वो शुरू से ही दो उसके पास भाव ही है। ऐसी पुरुष स्त्री के पास भी पहले से ही भाव है कि हम दो हैं और एक होने की कोशिश कर रहे हैं। और हम लोगों ने जिस आज के कार्यक्रम में दृष्टि दी, वो ये है कि दरअसल दो के पीछे एक अंडरलाइंग ब्यूटी है, जो हर चीजों को यूनाइट करता हुआ है इस पूरी सृष्टि में। उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं रहता है। जब हम वहां तक पहुंच उसको देख पाते हैं, तो ये दो के भाव को ट्रांसेंड कर जाते हैं, उससे ऊपर उठ जाते हैं।
यहां से भी शुरुआत कोई व्यक्ति कर सकता है। और इससे क्या होगा, जैसा कि मैं करता रहा हूं, मैंने पहले भी आपको एग्जाम्पल दिया था कि जैसे ही मेरे संपर्क में कोई आता है, मैं जिस क्रिएटिविटी के साथ हूँ, मुझे जो दिख रहा है, जो क्रिएशन, मैं उसको भी उसमें शामिल कर लेता हूँ। क्योंकि मैं ये मान के चलता हूँ कि ईश्वर ने उसे भी गुण दिया है। अगर मैं कोई प्ले बना रहा हूँ या फिल्म बना रहा हूँ, और उसमें अभिनय की प्रतिभा है, उसको शामिल कर लिया। अगर उसमें म्यूजिक का पार्ट है तो म्यूजिक ले लिया, अगर वो तबला वादक है उसके अंदर तबला बजाने का गुण है तो उसको जोड़ लिया। कोई पेंटिंग कर सकता है तो उसको जोड़ लिया। और दोनों साथ साथ चल रहे हैं। उसका पेंटिंग में विशेषज्ञ होना और मेरा कृषि में विशेषज्ञ होना दो अलग नहीं रहेंगे, क्योंकि दोनों को एक चीज दिख रहा है, क्रिएशन। वो क्रिएशन को पूर्णता देने में दोनों जुड़ जाते हैं। अगर कोई थोड़ा सा पीछे भी रह गया तो उसको एक लाने की कोशिश करता है। जैसे कई बार प्रश्नकर्ता को भी अपने साथ लाने की कोशिश करता है, अपने तल पर उत्तर देने वाला। या कई बार प्रश्नकर्ता भी उत्तरदाता को उस तल पर लाने की कोशिश करता है ना। तब एक साथ तब वो क्रिएशन होगा। नहीं तो वो पेंटिंग अलग, कृषि अलग हो जाएगा, साइंटिस्ट अलग और जर्नलिस्ट अलग हो जाएगा, है ना। तो मैं ये कोशिश करता हूँ, अगर वहां भी कोई व्यक्ति पीछे छूट गया, जिसको हम लोग सेपरेशन कहते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वेद में कोई दोष है, हम वेद को नहीं समझ पा रहे। एक तो ये बात। अब होता क्या है, इन्हीं कारणों से कई बार दो दिग्गज जब इंटरव्यू में होते हैं अपने अपने फील्ड के, तो वहां पर मिसमैच भी कई बार कर जाता है। ये भी देखने को मिलता है। मुझे एक बार किताब दी गई थी जिसमें कुमार गंधर्व से इंटरव्यू, उसमें से तीन चार कवि गए उनसे बातचीत करने, इंटरव्यू लेने। अच्छा, उन लोगों से पहले से ही परिचय है। तो कुमार जी की बातचीत से लग रहा है कि वो उत्तर इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वो पहले से ही उनको जानते हैं, और एक रेस्पेक्ट है, एक सौजन्यता बोध है। और जो तीन चार कवि गए हैं, जिनमें से वरिष्ठ कवि हैं जिनको अशोक वाजपेयी, उनके साथ पूरी टीम गई। लेकिन आप हम जब सवाल को पढ़ रहे हैं तो, और जब जवाब सुन रहे हैं, तो साफ लग रहा है कि मिसमैच कर जा रहा है। क्योंकि उनकी पूरी तैयारी संगीत को लेकर के, और वो प्रश्न कर रहे हैं, और वो जो उत्तर दे रहे हैं, वो लग रहा है ये छोटी लाइन पे सवाल जा रहा है, वो बड़ी लाइन पे उत्तर जा रहा है, मैच नहीं कर रहा है। क्योंकि उन जो कवि लोग गए हैं, उनकी संगीत में रुचि तो है, उन्होंने कुमार गंधर्व को खूब सुना है, कुमार गंधर्व का साथ भी किया है, लेकिन उस प्लेन पर नहीं। और जाहिर सी बात है, इंटरव्यूअर उस प्लेन पर हो भी कैसे। लेकिन उस प्लेन पर हो सकता है जिसकी हम लोग बात किए, उस दृष्टि, जो कि दो अपोजिंग फोर्सेस का या दो सेपरेट एंटिटी के पीछे अंडरलाइंग है वो ब्यूटी। इसी को नाट्यशास्त्र में सत्व कहा गया है। हमारे यहाँ 24वें अध्याय में 7वें अभिनय में सत्व, उसको समझना बहुत जरूरी है। वो अंडरलाइंग है, वो दिखता नहीं। अगर आपकी दृष्टि उस पर है तो कभी भी आपका दूसरे के साथ दो का भाव रहेगा ही नहीं। दो होने पर ही कन्फ्लिक्ट होगा। तो आप पहले से ही उस यूनिटी को देखेंगे, उसको आप ईश्वर भी कह सकते हैं, उस ब्यूटी को, उस उड़ान को, संगीत को, उस पोइट्री को। तो जब ये कवि लोग प्रश्न कर रहे हैं और कुमार जी उत्तर दे रहे हैं, तो बिल्कुल लग रहा है कि मिसमैच कर रहा है। ये अपनी जगह पर ठीक है, वो अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन दोनों एक तल पर नहीं। दूसरा उदाहरण और बताएं कि एक और राज्यसभा टीवी के लिए एक पहले संवाद की श्रृंखला आती थी, गुफ्तगू। तो जो उसमें इंटरव्यू लेने वाले व्यक्ति हैं, मित्र हैं, वो एक बार किर्सी लॉर्ड से इंटरव्यू कर रहे हैं उसी कार्यक्रम में, और पूरी तैयारी के साथ गए हैं। लेकिन वहां साफ लग रहा है वो प्रश्न यहां से कर रहा है, उत्तर यहां से हो रहा है, मैच नहीं कर रहा है। जबकि सब लोग जानते हैं कि वो बहुत ही अ, ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत सज्जन हैं, बहुत धीर हैं, और बहुत अच्छी उनकी पकड़ है, समझ है, मैच्योरिटी है, और बहुत आराम से सवाल पूछते हैं, उत्तर देना अच्छा लगता है। लेकिन वहां पर मिसमैच कर जा रहा है। कुमार जी उत्तर दे रहे हैं सौजन्यता से, लेकिन उनको अच्छा नहीं लग रहा है। मैंने वो एंजॉय नहीं कर रहे हैं उस इंटरव्यू को। ये बातचीत इंटरव्यू से लग रहा है। मतलब वो कुछ ऐसा नहीं बोल रहे कि मुझे पसंद नहीं आ रहा, लेकिन उनको लग रहा है कि बस उत्तर देना है तो दे दो। सेम आप अगर उस प्रोग्राम को देखें जिसमें गुफ्तगू में पूछा जा रहा है केसी लॉर्ड से, केसी लॉर्ड उत्तर दे रहे हैं, बस उत्तर देके चुप हो जा रहे हैं, उनको मजा नहीं आ रहा है। और ये पूरी तैयारी, पूरी पढ़ाई लिखाई के साथ गए हैं कि हिंदी फिल्म म्यूजिक में जो इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हुए हैं,
जो अरेंजर्स उनकी पूरी दुनिया में कौन कौन हुए हैं, कहाँ से आए हैं, गोवा से आए हैं, पारसी हैं, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं। लेकिन उनके सवाल से लग जा रहा है कि काफी दूरी है। अब वो गा के भी सुना रहे हैं वहां पर कि वो जो हम दोनों का गाना है कि, और वो करके दिखा रहे हैं कि वो टेंट 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 ऐसे करके, ये क्या है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, वो बता रहे हैं ये ग्लोकन स्केल है। तो एक सामान्य व्यक्ति जो इन सब चीजों को जान रहा हो, जीता हो, वो कहेगा कि अभी इनको ग्लोकन स्पेल ही नहीं मालूम। आम आदमी नहीं जानता है तो ठीक है, लेकिन ये पूरी दुनिया ही यहाँ से बिल्कुल गायब है। ठीक सेम उन कवियों में भी दिखता है, कुमार गंधर्व की पूरी दुनिया ही गायब। तो मिसमैच भी कर जाता है इसीलिए। तो पहले से ही यूनिटी नहीं है ना। ये दो प्रकार का इंटरव्यू है वहीं पर। इसी का एक दूसरा साइड ये है कि एक इंटरव्यू कुमार गंधर्व जी के साथ है वसंत बापट जी। आप उस इंटरव्यू को कभी देखिएगा, अवेलेबल होगा यूट्यूब पर। वसंत बापट प्रश्न कर रहे हैं जमीन पर बैठ के, और जमीन पर बैठ के कुमार जी इंटरव्यू दे रहे हैं, और इतना एंजॉय कर रहे हैं उनकी उपस्थिति को। उनका मन कर रहा है कि मैं इनको खूब सारी चीजें बताऊं और खूब सारी चीजें गा के डिमॉन्स्ट्रेट करूं। बगल में एक तबला वादक भी बैठा हुए, और आप देखिए उनके चेहरे पर, उनकी मुस्कान में, उनके बोलने के भाव में इतनी खुशी है कुमार जी के। उनको मन कर रहा है कि इनके साथ खूब बात करें। वो मैच कर गया है। संयोग की बात देखिए, वसंत बापट जो थे वो कवि थे। तो वो क्या चीज है, वो कौन सा तत्व है जो इंटरव्यूअर इंटरव्यूई में वो पहले से जोड़ लेती। एक तो इस तरफ, इस अंक में हमने इशारा करना चाहा कि पहले से यूनिटी होती है, तो आप बहुत जल्दी यूनिटी आप स्थापित कर ले जाते हैं। नहीं तो विषयों के कारण अगर सेपरेशन है, कि मैं एक जर्नलिस्ट हूँ या मैं दूरदर्शन की ओर से आपको इंटरव्यू कर रहा हूँ, है ना, और मैं उस फील्ड का नहीं हूँ, तो पहले ही एक सेपरेशन का बोध आ जाता है, फिर बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर ये दृष्टि लेके चले कि हमारे अलावा इस पूरे यूनिवर्स, वो देखना अगर हम सीख जाएं, तो कोई भी संबंध हो, दो व्यक्तियों का, दो पुरुषों का, दो स्त्रियों का, या स्त्री पुरुष का, जिसको कि मैंने कहा कि प्रेम है, या इंटरव्यू और इंटरव्यू का, वो वहां पर काम कर जाता है। साथ ही है कि हमारी तैयारी, आमतौर पर ये क्लासेस में पढ़ाया जाता है, जो हम यहाँ पर उसकी चर्चा नहीं कर रहे कि एक इंटरव्यूअर में क्या क्या गुण होने चाहिए। तो उसमें एक चीज होती है ना, वो तैयारी करके जाता है। क्योंकि आप रेडियो से जुड़ी रही हैं, आपने भी कई इंटरव्यू लिए होंगे, आपके अपने अनुभव हैं। तो जब भी आप किसी से इंटरव्यू करने जाते हैं, तो आप अपने प्रश्न तैयार करती हैं या उसकी कुछ तैयारी करती हैं उस विषय की ना। ये आमतौर पर सभी करते हैं। उदाहरण के लिए मैं बताऊं कि जैसे मान लीजिए मैं एक ऐसे कवि से बात करने गया हूँ जो जापानीज है या भारतीय है, और जो जापानी हाइकू का विशेषज्ञ कवि है। अब मेरे संपादक ने कहा कि मुझसे इंटरव्यू करी। लखनऊ दूरदर्शन के लिए मैं एक सरस्वती कार्यक्रम आता था, जिसमें लखनऊ साहित्यकार कहीं से आया हुआ हो शहर में। तो लखनऊ दूरदर्शन के तो उन लोगों को लग रहा था मैं साहित्यकार हूँ। बहरहाल, तो अब मान लीजिए किसी हाइकू के कवि से मैं बात करने गया, और जाहिर सी बात है मैं यही जानना चाहूंगा कि ये पोइट्री का फॉर्म कहाँ से आया, कब आया, जापान से आया, क्या क्या हाइकू, मैं कुछ पढ़ भी लूंगा, कुछ नाम भी जान लूंगा, और फिर उनके बारे में उन्होंने क्या 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 हाइकू की रचना की, हाइकू क्या होता है। लेकिन अगर हम उनसे बातचीत करने के दौरान, अगर हम ऐसा अवसर पाते हैं जब उनके पास बताने को कुछ नहीं रह जाता है, और अगर हम उस जगह पर ये बोलते हैं कि जैसे आपकी कविता का ये फॉर्म है हाइकू, इसमें 3 लाइन होती हैं, और पहले से निर्धारित है कि पहले लाइन में 5 वर्ण होंगे, दूसरे में 7 होंगे, तो तीसरे में 5 होंगे। फिर और भी फॉर्मेट होते हैं, लेकिन प्रारंभिक ये स्थिति होती है हाइकू की, है ना, 5 7 5 ये होती है। और ये हाइकू जब आया हमारे यहाँ, जापान से जब ये डेवलप हुआ, तो उसके भी पहले हमारे यहाँ ये तो 6 मीटर कहते हैं। पहले लाइन में इतना होगा, दूसरे लाइन में ये होगा, तीसरे लाइन में ये होगा। ये जो मीटर है, छंद है आपके हाइकू का, जो आमतौर पर कविताओं में होता है, वो भी कुछ और छंद होता है ना। इसको हमारे यहाँ छंद युक्त कविता कहते हैं। लेकिन ये छंद हमारे यहाँ तो पहले से ही रहा है। हमारे यहाँ का मतलब है भारत देश में, भारत का अगर पहला साहित्य वेद है जिसको कविता कहा जाता है, तो पहली कविता वेद है। पहला वेद ऋग्वेद है। ऋग्वेद का पहला मंत्र है अग्नि सूक्त है। और सारे जो सूक्त है, मंत्र है,
वो छंद में कहे गए हैं। और जो पहला मंत्र है, पहला जो अग्नि सूक्त का जो 9 मंत्र है, पहला मंत्र है, वो गायत्री छंद में है। गायत्री छंद में भी 3 लाइनें होती हैं। पहली लाइन में 8 वर्ण, दूसरी लाइन में 8 वर्ण, तीसरे वर्ण लाइन में 8 वर्ण होता है, 24 वर्ण होते हैं उसमें। अग्नि नीड़े पुरोहितम, 8 वर्ण आया। यज्ञस्य देवम ऋत्विजम, 3 वर्ण आया। दूसरी लाइन है उसके बाद कि उतारम और रत्न रत्न दातामृतम, 8 वर्ण आया। तो 8 8 8 आया। अब क्या 5 7 5 आ रहा है कि बढ़ेगी कि नहीं? अगर वो व्यक्ति सही मायने में कवि है या इंटेलिजेंट है, उसको लगेगा कि अरे, ये तो कभी ध्यान ही नहीं गया। भारत में जापान से पहले ही एक खास तरह से हाइकू है, जिसको हम संस्कृत में मंत्र कह रहे हैं, जो कि कविता है। तो उसको उसकी तरफ ध्यान दिलाया, तो उसको मैंने संवर्धित किया ना। आमतौर पर जो इंटरव्यूअर होगा, वो उससे संवर्धित होने के लिए और कहीं कम न पड़े अपनी तैयारी करके जाएगा। लेकिन जब हमने इस तरह से लिंक किया, एक नई दृष्टि, नया लाइट आया, तो बोला ऐसे तो कभी सोचा ही नहीं गया है। किसी जापानी ने नहीं सोचा है कि ऐसे लिंक किया जा सकता है। छंद की बात पर हाइकू टिका हुआ है। हमारे यहाँ ऐसे कई छंद हैं। जैसे गायत्री हुआ तो अनुष्टुप है, और ये शुरुआती हुआ ऋग्वेद से। प्रारंभिक जो साहित्य हमारा, पहली कविता है, पूरे विश्व की पहली कविता अगर कहें, ऋग्वेद से। तो ये जो लिंक कर किया गया, ये लिंक वही कर सकता है ना जिसके पास एकान्विति का बोध है, दो का नहीं है। दो चीजों में लिंक वही तो देख सकता है जिसके पास यूनिटी की दृष्टि है, सेपरेशन की दृष्टि नहीं है। और इससे हमने कार्यक्रम को भी संवर्धित कर दिया। वो एक नई चीज जाना, और वो चाहेगा कि इंटरव्यू जल्दी खत्म हो, इस बारे में और जाने और पढ़े। बल्कि वो इंटरव्यूअर को ही इंटरव्यू करने की बात सोचेगा कि इनसे और चीजें जान ले। तो व्यक्तिगत मैं अपना अनुभव बताऊं कि मेरे साथ ऐसा ही होता रहा है। असंख्य अनुभव मेरे साथ किया है। जब कुमार जी के साथ हम यहाँ राजघाट कृष्णमूर्ति फाउंडेशन में बात कर रहे हैं, वही वो ठहरे थे, तो उनके साथ 3 4 लोग और थे, हम लोग बातचीत कर रहे थे। फिर हम लोग चाय बनाने की रूम की तरफ चले गए। हम लोग गंगा के किनारे अंदर में बैठे बात कर रहे थे। और अगर उस दृश्य को कोई देखता है, जैसा कि ईश्वर देख रहा था, कबीर और तंत्र के बारे में मैं बता रहा था, वो खुद जिज्ञासु है। जैसे केलुचरण जी थे, वो भी तमाम जगहों से ऑब्जर्वेशन लेते रहते थे, फिर अपने डांस। अब बाहर से देखिए तो मैं उम्र में इतना छोटा, वो इतने, वो ज्ञान और कला के शिल्प में इतनी जगह पर है जहां पर मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैंने धूल का कुछ नहीं हूँ। लेकिन एक ऐसी स्थिति आ गई है, जब वो कबीर के भजन के कारण पूरे देश में जाने जाते हैं, लोग उन्हीं का सुनते हैं। और वो कबीर और तंत्र के बारे में पूरे, बल्कि तंत्र तंत्र में हम बताना हो रहा है, क्योंकि लिंक हम एक चित्रकार से इंटरव्यू कर रहे थे। तो वो सरेलिज्म पर उनकी पेंटिंग थी। अच्छा, सरेलिज्म के बारे में ये है कि दो ऐसे अनुभवों को मिलाया जाता है सरेलिज्म में, जो कि एक तीसरा अनुभव बन जाए और वो स्वप्न जैसा लगे। जैसे मान लीजिए कि एक मानवीय अनुभव है कि एक लड़की झूला झूल रही है, सभी लोगों ने देखा है। और चांद, ये भी मानवीय अनुभव है क्योंकि सभी लोगों ने देखा है। ये चांद और झूला झूलती लड़की को मिला दीजिए, दो मानवीय अनुभवों को, तो ये स्वप्न हो जाएगा, क्योंकि ऐसा वास्तविक जीवन में नहीं होता है कि चांद से झूला झूलती लड़की आकाश। इसको हमारे यहाँ सरेलिज्म बोला गया है पेंटिंग की दुनिया में, फ्रांस में 1925 के बाद आया है, जब कैमरे का आविष्कार हो गया था। और बहुत साल लगते थे ऑयल पेंटिंग बनाने में, तो कैमरा आया, तुरंत उस दृश्य को ले लिया, तो मुश्किल हुई क्या करें। तो उन लोगों ने ये थ्योरी निकाला कि दो मानवीय अनुभवों को मिला के ऐसा कर दो कि वो गैर मानवीय लगने लगे। तो अब कैमरा इसलिए कहाँ से एक लड़की लेगा, झूला लेगा, चांद से लटकाएगा, या एक आदमी बिस्तर पर सो रहा है, उसका अगल बगल बहुत सांप और बिच्छू है, वो ऐसा लेने के लिए, फोटो के लिए, तो उसके स्वप्न में चल रहा है। ये जो नई चीज आई, इस पर व्याख्यान था। अब हम सरिज्म का अध्ययन करके नहीं गए थे, तो पहले से ही जाना हुआ है क्यूबिज्म क्या है और सरिज्म क्या है और दादाइज्म क्या है। हमने सिर्फ इतने कहा कि जब
कबीरदास जी 600 साल पहले कह रहे हैं कि मछली वो पेड़ पर बच्चे को जन्म दे रही है, वास्तविक जीवन में तो दिखता ही नहीं है। ये सब स्वप्न में ही हो सकता है, गैर मानवीय अनुभव है। शेर खड़ा होके गायों को चरा रहा है, ये इमेजरीज हमारे यहाँ एक कवि दे रहा है। जो सरियल इमेजेस हैं पेंटिंग के, वो उस तरह की इमेजेस 600 साल पहले कबीर पहले से ही दे गए। या गोरख कह रहे हैं कि मेरे पास अभी चांद नहीं है, लेकिन मेरे आसपास चांदी बिखरी पड़ी है, दिन का समय है। ये सरियल इमेज हुआ ना। तो ऐसे लिंक करना, तो उनकी रुचि होती है ये जानने। तो ये संवर्धन करना भी होता है इंटरव्यूअर की ओर से इंटरव्यूई को, और तो ज्ञान देना नहीं। जैसे ज्ञान देने का मतलब तब होगा जब मैं प्रवचन करूं, सबको बुला बुला के ज्ञान दूं, क्योंकि मैं नहीं करता कभी भी। मैं अपनी ओर से कुछ बताता हुआ कोई नहीं मुझे पाता है। जब कोई मुझसे प्रश्न करता है तो मैं उत्तर देता हूँ, या मुझे कोई कहा जाता है कि यहाँ पर आपको व्याख्यान देना है किसी यूनिवर्सिटी में, तभी जाता हूँ। अपनी ओर से मैं कभी भी प्रवचन नहीं देता। उसका कारण सिर्फ ये है कि तीन चीजें होती है ना। एक होती इच्छा, एक होती है अनिच्छा, और एक होती है परिच्छ। एक अपनी इच्छा से कुछ करना, जब तक आदमी संसार में है, ट्रांसेंड नहीं कर पाया है, ज्ञान की दुनिया में नहीं जा पाया, तो इच्छा। उसी में अनिच्छा भी होती है कि मेरा काम नहीं करने का मन कर रहा है, फिर भी करना पड़ रहा है। ये दो स्थितियां व्यावहारिक जगत में होती है। ये जब ज्ञान की दुनिया में हो तो उनके साथ ये दोनों नहीं होता है। दूसरे की इच्छा के अनुसार ही कुछ करना। अगर किसी ने प्रश्न किया तो आप उत्तर दे रहे हैं, क्योंकि आपको ज्ञान की प्राप्ति यदि हो गई है, तो भी यदि देह आपसे नहीं छूट रहा है, क्योंकि अब देह का काम पूरा हो चुका है। इसका मतलब है कि कोई आपसे और काम करवाना चाह रहा है देह के जरिए, इसलिए खाली परीक्षा रह गई है दूसरे की इच्छा से आप करना, वो भी सोशल नॉर्म्स के अनुसार। इसलिए जब कोई प्रश्न करता है तभी उत्तर देते हैं। तो इसीलिए जब ऐसा कोई व्यक्ति इंटरव्यूअर होगा, तो वो इंटरव्यूई से न सिर्फ, बल्कि उस विषय का भी संवर्धन करता चले। ऐसा तभी हो सकता है जब उसके पास एक खास अवस्था हो इंटरव्यूअर के पास, वो है शांत, पीस। अगर वो शांत है, और वो अगर घबराया हुआ नहीं है इंटरव्यू से पहले, तभी वो ऐसा कर सकता है। क्योंकि जैसे ही तैयारी कोई करता है, तो दो स्थितियां होती है। वो उसके अंदर एंग्जाइटी बढ़ने लगती है। चाहे कोई एक्टर स्टेज पर आने वाला है, उसके अब एंट्री होने वाली है, या कोई म्यूजिक गाना शुरू करने वाला है, वहां पर उसके पास एक एंग्जाइटी होता है, एक रेस्टलेसनेस होता है। तो इंटरव्यूअर के पास अगर तैयारी कर रहा है, तो पहले उसने अपने आप को पीस से अलग कर लिया है। दूसरा, तैयारी इसीलिए कर रहा है क्योंकि उसके पास उसकी जानकारी नहीं है, वो तैयारी कर रहा है। तैयारी तो आदमी तभी करता है जब वो उस प्लेन पर नहीं होता। और जब आप तैयारी नहीं करते और शांति की स्थिति में होते हैं और उसी प्लेन पर होते हैं, और पहले ही आप यूनाइटेड हो चुके हैं, और उसको अच्छा लग रहा है आपका साथ, आपसे बात करना, उसको एंजॉय, बहुत जॉयफुल है। क्योंकि आमतौर पर लोग इंटरव्यू देने से बचते हैं, ज्यादातर फिल्म वगैरह की दुनिया में हमने देखा। वो मिलना ही नहीं, सवाल पूछेंगे सामान्य सा, बहुत बकवास सा सवाल पूछेंगे, इसका कोई मतलब नहीं होगा। इसलिए वो टालने के लिए कुछ एक बहाना कर देते हैं। जैसे शबाना आजमी से किसी ने पूछा, इंटरव्यू करना है, बोला इससे मुझे क्या मिलेगा। आपका इंटरव्यू छपेगा तो आप उस लेवल पर आ जाएंगे और आप तुरंत, आपको पैसा मिलेगा, हमें तो कुछ मिलेगा नहीं। तो उसको पता था कि इसके साथ गहरी बातचीत नहीं हो सकती है, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा। कुछ अजीब से सवाल ही लोग पूछ देते हैं, इसका कोई मतलब भी नहीं। तो ये जो इंजॉय करता हुआ व्यक्ति होगा, तब क्या होगा, दोनों लोग एक ही बात कर रहे होंगे, एक ही चीज को देख रहे होंगे, एक ही तल पे। तो अगर आप शिखर से आपको दिखेगा, जिससे भी साथ इंटरव्यू साथ साथ चल रहे हैं, जिसे मैं प्रेम कर, तो मुझे लगा कि पिछले अंक से अभी तक हम लोग जो आए हैं, और कैसे हम लोग दो न देखें, एक को देखें, और उसमें कहाँ कहाँ पर सेपरेशन रह जाता है या दूरी रह जाती है, उसको हम कैसे पूरी करें, और तैयारी न करें और शांत रहें, इन सब चीजों को आज हमने कुछ और आगे ले जाने की कोशिश की विषय। क्योंकि यहाँ भी हम दो आपस में बात करें। बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छे उदाहरण से आपने समझाया। और जो संवर्धन वाली बात कही, वो सचमुच बहुत अच्छी लगी। और आपने अपने भी कई उदाहरण दिए। अब
इस अंक में चलते चलते बस एक छोटा सा प्रश्न हम करना चाहेंगे, वो भी इस अंक को थोड़ा सा और रोचक बनाने के लिए कि आपने इतने सारे इंटरव्यूज किए हैं, ऐसा कौन सा इंटरव्यू है जिसमें आपने सबसे ज्यादा एंजॉय किया? असल में एंजॉय तो वहीं से शुरुआत होगी जब हम इंटरव्यू करने गए। ठीक है, और वो भी जो आदमी अपरिचित था वो भी इंजॉय करने लगा। मैं सुभाष मुखोपाध्याय की बात बताऊं, जिनको ज्ञानपीठ अवार्ड मुझे भेजा गया था अखबार की ओर से इंटरव्यू करने। जब मैं पूरी बातचीत कर चुका तो उन्होंने मेरी डायरी मांगी और कहा कि डायरी दीजिए, अब मैं आपका इंटरव्यू लूंगा। पहली बार हम लोग मिल रहे थे, तो उन्होंने कुछ नहीं पूछा और डायरी में एक कविता लिख दी। कवि थे, एक ज्ञानपीठ कवि कविता लिख रहा है मेरे उसमें। वो 4 लाइनों में था कि गौतम के बोलते गिए गेलाम आमी थोमके, यानी गौतम से कुछ कहने गया मैं और मैं चकित रह गया। बस यही था। वो कारण यही था कि उनके पास जो अब तक इंटरव्यू दिए हुए का अनुभव है उससे बिल्कुल अलग अलग लगा। उन्हें बहुत इंजॉय किया और वो चकित इसलिए रह गए कि उनको लगा कि अभी उन्हीं को काफी कुछ जानना है, सब कुछ है, लेकिन बांग्ला साहित्य और पोएट्री और तमाम चीजों में पूरा विश्व कविता की बात जब बात आ रही तो उनको लगा कि अरे अभी तो मुझे ही जानना है, मुझे शुरुआत करना है। तो ये स्थिति में हम लोग पहले ही होते हैं। इसलिए जब कुमार गंधर्व से बात हुई या सत्यजीत रे से बात हो रही है या धर्मवीर भारती से बात हुई, निर्मल वर्मा से बात हुई, सारे ही हमारे इंटरव्यूज इंटरव्यू नहीं हुए, बल्कि हमने तो एक बार मुझे बनारस आया था छुट्टी पर अपने घर, तो लखनऊ में प्रधान संपादक ने बुला लिया एक आदमी के द्वारा, वो भी फोन से नहीं। तो वहां जाने पता चला कि कुंवर नारायण जी को 3 3 सम्मान मिले हैं और वो किसी को इंटरव्यू नहीं देते और हमारे एडिटर को तो पसंद ही नहीं करते, तो गौतम उनके पास जाते हैं, वही ले सकते हैं इंटरव्यू। अब पेपर का भी एक गरिमा है। बड़ा अजीब लगेगा कि उस न्यूज़पेपर में उनकी उनका इंटरव्यू और उनको बहुत वो भी मिलेगा कि और अखबारों को नहीं मिला। तो मैंने जब कुंवर जी को फोन किया तो शाम को घर में गया तो मैंने कहा कि मुझे आपका इंटरव्यू लेने को कहा गया है। वो भी ऐसे ही हंसे, बोले हम लोग तो रोज बात ही करते रहते, मुझे देखने की भी जरूरत है। तो वही इंटरव्यू हो जाता है कि एक रैपो, इसको अगर कहें सामान्य भाषा में, वो अगर वो बन गया है फिर दोनों वो करते ही रहते हैं और जो सामान्य नॉर्म्स है, व्याकरण है, उसको ट्रांसलेट करते हैं। ऐसे कई कई उदाहरण है। गंगूबाई हंगल से हमारी ऐसी बातचीत हुई, वो भी कृष्णमूर्ति फाउंडेशन में हुई। हम तो इसकी जॉब ही करते थे, रोज ही हमको एक या दो इंटरव्यू करना पड़ता था। बिस्मिल्लाह खां की शनिश्चय और इनका तो सब था ही। और ये शोभा गोटी जी जब आई थी एक बार, जनगण मन की यात्रा पर कुछ आई थी तो बनारस में बात हुई थी, लता जी से भी बात हुई थी, तो हम लोग एंजॉय भी करते थे, हंसते भी थे, बातचीत भी होती थी। मेरे ख्याल से जितने भी इंटरव्यूज में सभी जो है अविस्मरणीय है इस अर्थ में, आनंद के स्तर पर। सचमुच बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण दिए, और सबसे पहला वाला तो सबसे अच्छा था, सुभाष मुखोपाध्याय वाला, जो उन्हें वो चकित रह गए। तो मित्रों, ऐसे ही कुछ और भी इंटरव्यूज के बारे में हम अपने विद्वान डॉक्टर गौतम चटर्जी से जानेंगे अगले अंक में। आज के अंक के लिए बस इतना ही। तो आइए डॉक्टर गौतम चटर्जी को धन्यवाद दें इतनी सारी रोचक बातों को बताने के लिए। गौतम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आनंद।